जैसे कि उनकी रोज की आदत थी। विशंभर राय सुबह 3 बजे से ही जागकर छत पर इधर से उधर टहल रहे थे। उनके पुराने नौकर अनंत ने हमेशा की तरह कालीन बिछाकर गांव तकिए लगाकर हुक्का तंबाकू लेने नीचे चला गया। विशंभर ने कालीन की ओर देखा, लेकिन बैठने की बजाय सिर झुकाकर घूमना जारी रखा। पास में ही राय खानदान के काली मंदिर की सीढ़ियों से लगी निर्मम गंगा कलकल करके बह रही थी। जहां गहरे आसमान में शुक्र तारा अपनी चमक बिखेर रहा था, वहीं जैसे इस आकाशीय चमक की होड़ में लगाने का प्रयास कर रहा हो, निकट ही नव धनाढ्य ठेकेदार गांगुली बाबू के भव्य आवास में स्थित घंटाघर के ऊपर लगा तेज चमकता बल्ब, जहां गांगुली आवास की विशाल चार दीवारी और अनेक विद्युत बल्बों से अंधेरे में चमचमा रही थी, वहीं राय साहब के उजाड़ पड़े विशाल महल में नीचे मात्र एक पेट्रोमैक्स जैसे टिमटिमाता हुआ उनकी माली हालत बयान कर रहा था। यह देखकर राय साहब के चेहरे पर वितृष्णा और शर्मिंदगी के भाव उभर आए। तभी घंटाघर के विशाल घड़ियालों ने टन टन करके 3 घंटे बजाए। पिछले 200 वर्षों से गांव में सिर्फ राय परिवार ही था जिसके यहाँ घड़ियां हर समय घंटे की सूचना दिया करती थी, परंतु अब ऐसा नहीं था। राय महल का घंटाघर अब कबूतरों के आवाज के अलावा कुछ नहीं बचा रह गया था। राय साहब अपनी आदत के अनुसार ही शुक्र तारे के चढ़ने के साथ ही स्वतः जाग जाते थे। अभी तो चिड़ियों की चहचहाट भी शुरू होने में काफी समय था। बसंत की इस अलसाती सुबह में बस मंद मंद शीतल पवन जैसे सरसराता हुआ कानों में मधुर संगीत गुनगुनाता हुआ बह रहा था, परंतु बसंत तो जैसे राय साहब के घर में बरसों पूर्व ही रूठ गया था। बचे कुछ वृक्षों में अब फल नहीं आते थे, फूलों ने अब उगना सुगंध फैलाना बंद कर दिया था। सामने फैला विशाल उजाड़ बागीचा जैसे एक समय समृद्धता और यश के प्रतीक राय रियासत के खोए हुए वैभव और वंश समाप्त हो जाने की दास्तान सुना रहा था। नीचे पासी अस्तबल से एक घोड़े के हिनहाने की आवाज आई। अनंत अब हुक्का लेकर आ चुका था। उसने इसे कालीन पर तकिए के पास रख दिया और धीरे से बुलाया, हुजूर। विशंभर की जैसे तंद्रा टूटी हो। आहिस्ता चलकर वे झुककर कालीन पर बैठ गए और एक तकिए को अपनी बाह के नीचे रख लिया। उन्होंने अनंत के बढ़े हुए हाथ से पाइप ले लिया। तभी नीचे से फिर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। धीरे से हुक्के का कश खींचते हुए राय साहब बोले, मुचकुंद अब खिलना शुरू हो गए हैं, आज से मुझे शरबत के साथ देना। अनंत ने सिर खुजाते हुए कहा, हुजूर अभी थोड़े कच्चे हैं। घोड़े की खींच भरी हिनहनाहट फिर सुनाई दी। राय साहब ने गहरी सांस लेते हुए थोड़ा क्रोधित होकर कहा, ये निताई को आजकल क्या होता जा रहा है? लगता है जैसे जैसे बुढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे इसको नींद अधिक आने लगी है। जाओ जाओ उसे जाकर जगाओ। देख नहीं रहे तूफान कैसा अधीर हो रहा है। जहाँ रियासत के वैभव के दिनों में अनेक घोड़े 9 अस्तबलों की शोभा बढ़ाते थे, वहीं एक अकेला एक घोड़ा तूफान ही बचा था। वृद्धावस्था पर पहुंचने के पश्चात भी तूफान अभी भी पूरी शक्ति से अपने मालिक की वैसी ही सेवा करने में सक्षम था जो वह 25 सालों से करता आ रहा था। उसी मालिक विशंभर राय की उन दिनों से सेवा जब वे खूबसूरती और साहस की मिसाल युवा और साहसी घुड़सवार हुआ करते थे। वाह, क्या आलम था जब आसपास के क्षेत्र के लोग एक सजीले लंबे चौड़े कदावर बदन के पगड़ी पहने नौजवान को ऊंची कदकाठी के सफेद घोड़े पर हवा के माफिक छलांगे लगाते हुए देखते थे। तब विस्मय से ठिठक कर बरबसी उनके मुंह से निकल जाता था, वाह क्या नौजवान है, क्या घोड़ा है, कौन है ये सजीला युवक। तब स्थानीय व्यक्ति गर्व से बताते थे, अरे ये तो हमारे राजा है श्रीमान विशंभर राय। पूरी रियासत में ही नहीं, आसपास की रियासतों में भी इनके जैसा कोई दूसरा शिकारी नहीं। शेर का शिकार तो जैसे इनके लिए खेल की तरह है। आगंतुक की आंखें धूल का गुबार उड़ाते अब दूर निकलकर नजरों से ओझल हो चुके घुड़सवार और घोड़े का पीछा करते हुए सम्मान के भाव से विस्मित हो जाती थी। उनके मुख से निकलता था, वाह क्या जोड़ी है, आज तक ऐसी कभी नहीं देखी। इसी तरह प्रत्येक सुबह तूफान अपने मालिक को अपनी पीठ पर बैठाकर मीलों घुमाकर लाता था, परंतु पिछले 2 वर्षों से जब से गांगुली बाबू ने रियासत की एकड़ पर एकड़ भूमि को हड़पना शुरू कर रियासत के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था, तूफान के मालिक ने बाहर निकलना और सवारी करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बड़ा दुख होता था देखकर कि साइस निताई रोज खाली पीठ तूफान को पैदल ही टहलाने ले जाता था। राय साहब के दीवान वृद्ध तारा प्रसन्न ने एक बार कहा भी, क्या इस तरह
अपनी घूमने फिरने की आदतों को, जिससे आपका व्यायाम भी होता था, एकदम से छोड़ देना आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा नहीं है? दीवान तारा प्रसन्न की अपने मालिक की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राय साहब ने धीरे से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तारा प्रसन्न। अनंत जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, राय साहब ने उसे पुकारा, रुको। पीछे मुड़ते हुए अनंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राय साहब ने कहा, कल मुझे निताई बता रहा था कि तूफान को पूरी खुराक नहीं मिल रही है, क्या यह सच है? अनंत ने अटकते हुए उत्तर दिया, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए तारा बाबू ने हमें कहा। हुक्के के 2-3 कश जल्दी जल्दी खींचते हुए राय साहब बोले, तूफान तो फिर काफी कमजोर और दुबला हो गया होगा। अनंत ने कहा, नहीं नहीं हुजूर, ऐसा तो नहीं। उस समय ठहरकर राय साहब बोले, तुम तूफान को पूरी खुराक दोगे, समझे? मैं तारा प्रसन्न से कह दूंगा, ध्यान रहे। अब जाओ और निताई को जगाओ। अनंत नीचे चला गया। मसनद पर झुकते हुए राय साहब ने आसमान की तरफ नजर उठाई। बगल ही में कालीन पर हुक्का रखा हुआ था। एक के बाद एक सितारे आसमान से गायब होते जा रहे थे। ख्यालों में डूबे हुए राय साहब ने अपनी चौड़ी छाती को सहलाते हुए टटोला, 1 2 यही तो वे 2 पसलियां हैं जो तूफान को पहली बार सवारी करने के चक्कर में टूट गई थी। क्या तगड़ा और रौद्र रूप लिए जानवर था, एकदम जंगली। कोई व्यक्ति, कोई प्रयास उस घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे शांत अगर कोई करता था तो वह था संगीत। जहां संगीत के सुरों की लहरियां प्रवाहित होनी शुरू नहीं हुई, तूफान पहले तो एकदम शांत खड़ा हो जाता, फिर जैसे उसके पैर धीमे धीमे बीट की रिदम पर थिरकने लगते थे। विशंबर अब उठकर खड़े हो गए। छत की मुंडेर पर हाथ के बल झुककर सामने देखने लगे। यादों की लहरें जैसे मस्तिष्क में घुमड़ने लगी। एक समय चढ़ते सूर्य की तरह दैदीप्यमान हुआ करता था राय रियासत का गौरव और सम्मान, लेकिन आज भावनाओं का एक शक्तिशाली ज्वार विशंभर की आत्मा को झिझोड़ गया। इसी गरीब जानवर तूफान की तरह ही रियासत को जैसे ग्रहण लग गया हो। तूफान पर सवारी तो क्या, विशंभर राय ने 2 सालों से भवन के अंदर ही नीचे की मंजिल में भी कदम नहीं रखा था, परंतु आज इतने लंबे अरसे बाद न जाने क्यों उन्हें अपने प्यारे घोड़े को देखने और उसे सहलाने की तीव्र इच्छा जागी। राय साहब ने अपने कड़ाऊ में पैर डाले और चल दिए। राय खानदान के महल के लंबे गलियारों और बरामदे में विशंभर के मजबूत भारी कदमों की ठक ठक से पूरा भवन गूंज उठा। गोल चौड़े खंभों के पीछे से कुछ चमगादड़ अचकचाकर फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे। अंधेरे बंद बड़े पंक्तिबद्ध कमरों से कुछ और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। ठीक दाहिने बिस्तरों का भंडारण कमरा था। बासी रुई की दुर्गंध बाहर तक आ रही थी। अगला कालीनों का कमरा, उसके आगे झाड़ फानुसों से भरा हुआ कमरा, जिसमें कुछ लटके हुए फानुसों के आपस में टकराने की मधुर आवाजें उठ रही थी। ये उन्हीं झाड़ फानुसों का अद्भुत संग्रह था जो राय खानदान में पीढ़ियों से महल में टंगकर उसकी शोभा में 4 चांद लगाया करते थे। अगला कमरा हाउसकीपर का था, जिस पर महल की तमाम वस्तुओं के रख रखाव की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब ये कमरा खाली पड़ा था। साहब पूरब की तरफ मुड़े। यहाँ एक कतार में हॉस्टल नुमा कमरे बने हुए थे। जब विशाल रियासत असंख्य गांवों में फैली हुई थी, तब उन गांवों के जमींदार लगान का हिस्सा चुकाने महल की ड्योढ़ी पर आया करते थे। और एक गांव के लगान में रियासत का हिस्सा कितना, कोई मामूली रकम नहीं, 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये सालाना तक। जब जमींदार भुगतान करने या रियासत संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से आते थे, तब उन्हें इन्हीं कमरों में सम्मान के साथ ठहराया जाता था। इस विशाल पूर्वी विंग की ऊंची ऊंची दीवारों के ऊपरी हिस्से से कभी कतार से महान चित्रकारी की बनाई हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा हुआ करती थी, परंतु अब पहले स्थान में ना तो कोई पेंटिंग, ना ही कोई कांच, बस खाली फ्रेम लटक रहा था। दूसरे स्थान में पेंटिंग तो थी, परंतु कांच टूटकर अलग हो चुका था। तीसरी जगह पर सिर्फ फ्रेम का निशान ही बचा हुआ था। यह देखकर राय साहब ने सिर झुकाकर धीरे धीरे चलते हुए गहरी सांस ली। उनके सिर के ठीक ऊपर कबूतरों के झुंड गुटरगु कर रहे थे। पूर्वी बरामदे के आखिरी सिरे के समाप्त होते ही सीढ़ियां आ गई। राय साहब नीचे उतरने लगे। 2 सालों बाद राय साहब नीचे जा रहे थे। जैसे ही वे कचहरी के विशाल हॉल से निकले, पुराने पीले पड़ चुके कागजों के अस्त व्यस्त धूल से अटे पड़े अंबार उन्हें इधर उधर बिखेरे दिखाई दिए। ये कोई मामूली कागज पत्तर नहीं थे। राय खानदान की 7 पुश्तों के हिसाब किताब के बही खाते थे। विशंभर राय इस रियासत के 7वें वारिस थे। उनके चेहरे पर कुछ सोचकर मंद मुस्कान आई। इस रियासत के पहले मालिक के बारे में सुने हुए किस्से याद जो आ गए थे, जो कहा करते थे कि
लक्ष्मी देवी की को सरस्वती देवी की सहायता के बिना काबू में नहीं किया जा सकता। किसी के अंगूठे की कागज के एक टुकड़े पर छाप धन संपत्ति को अपनी तिजोरी में सहेजने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अपने बही खातों को, हिसाब किताब को व्यवस्थित रखोगे तभी इस भूमि पर राज कर सकोगे, वे कहा करते थे। रियासतदार बनने के पहले वे मुर्शिदाबाद के नवाब के मुख्य खजांची जो हुआ करते थे। वही खाते अब भी थे, लेकिन क्या था? मात्र कागज के टुकड़े, कलम भी थी, दवात भी, स्याही भी, परंतु धन की देवी लक्ष्मी जैसे राय खानदान से शीघ्र। बरामदे के आखिरी छोर पर एक कुत्ता सो रहा था। राय साहब को देखते ही भौंकने लगा। राय साहब उसकी ओर देखे बिना ही आगे अंधेरे में बढ़ते रहे। कुत्ते ने तुरंत भौंकना बंद कर दिया और पहले तो राय साहब के पैरों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर पीछे पीछे दुम हिलाता चलने लग गया। शायद बाहर सड़क का कोई कुत्ता था जिसने उजाड़ पड़े इस महल को अपनी शरण स्थली बना लिया था। बरामदा पार करते ही दाईं ओर विशाल गौशाला थी और बाईं ओर अस्तबल। इन्हें पार करते ही सामने पुराना मंदिर था। अस्तबल के बाहर खड़े होकर राय साहब ने अपनी संगीत की तरह गूंजती आवाज में पुकारा, निताई। अंदर से सम्मान से भरी हुई एक भारी आवाज तुरंत सुनाई दी, हुजूर। तभी तूफान के हिनहिनाने की भी आवाज आई। शायद वह समझ गया था कि बाहर मालिक खड़े होकर पुकार रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से हथनी की चिंगाड़ती हुई आवाज गुंजायमान हुई। राय साहब ने धीरे धीरे चलते हुए अस्तबल के अंदर प्रवेश किया और तूफान के सामने जाकर रुक गए। तूफान बार बार बच्चों की तरह सिर हिलाते हुए अपने माथे को राय साहब के हाथ में रगड़कर धीमे धीमे आवाजें निकालने लगा, जैसे अपने प्रिय मालिक को बहुत समय बाद देखकर शिकायत कर रहा है। राय साहब ने हौले से तूफान का सिर सहलाया और कहा, कैसे हो बेटा? तूफान की आंखों में आंसू छलकने लगे। वह और जोर जोर से अपना सिर राय साहब के हाथों में रगड़ने लगा। वहीं सामने की तरफ हथनी जैसे बेचैन हुई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जंजीर को तोड़ खूंटे से उखाड़ देगी। महावत रहमत ने अपने मालिक की आवाज़ सुन ली थी। वह हथनी के बगल में खड़ा होकर धीमी शिकायत जैसी आवाज़ में बोला, हजूर, हजूर, मिस्ट्रेस किसी भी पल अपनी जंजीर उखाड़ देगी। हथनी को सभी प्यार से मिस्ट्रेस कहकर बुलाते थे। जब वह राय साहब की माँ के मायके से उनके साथ दहेज के रूप में इस खानदान में आई थी, तब उसका नाम मोती था। एक बार क्या हुआ, विशंभर के पिताजी ध्यानेश्वर जब जंगल में शिकार करने गए तब अचानक एक चीता कहीं से उन पर झपटा था। चीता उन्हें अपनी आगोश में ले ही लेता कि मोती ने उसे पहले ही अपनी सूंड में लपेटा और फिर जोर से जमीन पर दे मारा और फिर पूरी ताकत से अपने पैरों से कुचलकर उसका दम बाहर निकाल कर ही दम लिया। उसके बाद तो क्या था, ध्यानेश्वर जैसे मोती के दीवाने हो गए। उसे इतना लाड़ प्यार और देखभाल करने लगे कि विशंभर की माँ मोती को ध्यानेश्वर की दूसरी पत्नी कहकर चिढ़ाने लगी। कहने लगी, ये तो राजा साहब की मिस्ट्रेस है। तभी से मोती का नाम बदलकर मिस्ट्रेस हो गया। परिवार के मुखिया की जान बचाने के फलस्वरूप मिले सम्मान में उसे आज भी मिस्ट्रेस ही कहकर पुकारा जाता है। महावत रहमत की शिकायत के बाद जैसे ही राय साहब ने मिस्ट्रेस की तरफ कदम बढ़ाए, तूफान और जोरों से हिनहिनाने लगा, जैसे राय साहब का उधर जाना उसे पसंद नहीं आ रहा हो। राय साहब ने प्यार से पुचकारते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें मिस्ट्रेस? मिस्ट्रेस ने तुरंत अपनी सूंड राय साहब की तरफ बढ़ा दी, जैसे उनसे अपनी पीठ पर बैठने का आग्रह कर रही हो। पहले यही तो करते थे। वह उसकी सूंड आगे बढ़ाते ही लहराकर उसी के सहारे उसकी पीठ पर बैठ जाया करते थे। राय साहब ने सूंड सहलाते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, अभी नहीं मिस्ट्रेस, फिर कभी। मिस्ट्रेस जैसे समझ गई। उसने अपनी सूंड धीरे से राय साहब के कंधे पर रख दी और चुपचाप खड़ी हो गई। राय साहब ने पुकारा, निताई, जरा तूफान को घुमाने के लिए बाहर तो निकालो। निताई घबराया हुआ सा बोला, हुजूर, अब उसने आपको देख लिया है। मेरे साथ तो बिल्कुल ही जाने से रहा तूफान। राय साहब ने जैसे सुना ही नहीं। वे वैसे ही मिस्ट्रेस की सूंड सहलाते हुए बोले, बड़ी प्यारी हो तुम, अच्छा लग रहा है ना? राय साहब को अपने इन दो प्यारे जानवरों के बीच बड़ी शांति का एहसास हो रहा था। सुकून मिल रहा था कि अचानक ही वातावरण की शांति को भंग करती तेज म्यूजिक बैंड की आवाज़ें गूंजने लगी। राय साहब ने मिस्ट्रेस की सूंड को कंधे से नीचे करते हुए कहा, अरे, ये बैंड की आवाज़ें, तेज आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? निताई धीमी आवाज़ में बोला,
गांगुली बाबू के पुत्र का जन्मदिन है आज। राय साहब ने कहा। तूफान के पैर बैंड की आवाज सुनकर अपने आप थिरकने लगे। राय साहब यह देखकर मुस्कुराए। मिस्ट्रेस के गले में लटक रही घंटी से भी टन टन की आवाजें आने लगी। प्रांगण को पार करते हुए राय साहब ने वापस अंधेरे महल में प्रवेश किया। उन्हें बहुत वर्षों पूर्व का स्मरण हो आया कि कैसे जब महल में संगीत की सुरलहरियां प्रतिदिन सुबह उठा करती थीं, तो एक तरफ तूफान और दूसरी तरफ मिस्ट्रेस झूमना शुरू कर देते थे। वे सीढ़ियों से ऊपर आए और आवाज दी, अनंत, हुजूर, तारा प्रसन्न को कहो मुझसे आकर मिले। राय साहब ने पुनः चौकी पर बिछे कालीन पर आसन ग्रहण किया। तभी वृद्ध दीवान तारा प्रसन्न आकर उनके निकट सम्मान दर्शाने की मुद्रा में खड़े हो गए। राय साहब, सुना है आज महिम गांगुली के पुत्र का जन्मदिन है? जी सरकार। तब तो मुझे भी निमंत्रित किया होगा गांगुली बाबू ने? जी सरकार। एक सोने की गिनी तश्तरी में रखकर भेंट स्वरूप भिजवा दे। तारा प्रसन्न बाबू, कांसे की तश्तरी में। तारा प्रसन्न खामोशी की मुद्रा में खड़े रहे। राय साहब के आदेश का प्रतिवाद करने का साहस नहीं था, लेकिन वह जानते थे कि यह ठीक नहीं हो रहा था। राय साहब, गिन्नी आप मुझसे ले लें। तारा प्रसन्न चले गए। राय साहब खामोशी से बैठ गए। अनंत ने आगे बढ़कर हुक्के में ताजी तंबाकू भरी और पाइप को आगे बढ़ाते हुए कहा, हुजूर। राय साहब ने पाइप लिया, एक कश लगाया और धुआं छोड़ते हुए बोले, अनंत, मिस्ट्रेस का हौदा, घंटियां और दूसरी साज सज्जा का सामान भंडार से बाहर निकलो। तारा बाबू गांगुली के पुत्र के जन्मदिन समारोह में हमारी ओर से शिरकत करने के लिए पूरी शान शौकत से जाएंगे। राय खानदान की पहली 3 पीढ़ियों ने खूब धन संपदा जमा की थी। चौथी पीढ़ी ने तो रियासत पर किसी तरह राजा की तरह शासन किया, परंतु 5वीं और 6ठी पीढ़ियों ने उससे कहीं अधिक संपत्ति उड़ाना शुरू कर दिया, जितनी उनके पुरखों ने कमाई थी। दोनों पीढ़ी के राजा सामंतशाही और अय्याशी में ऐसे डूबे कि कर्ज के दलदल में धीरे धीरे गहरे धंसते चले गए, और परिणाम वही हुआ जो अवश्यम भावी था। 7वीं पीढ़ी के विशंबर राय के सामने उनकी न सिर्फ वैभव लक्ष्मी साथ छोड़ गई, बल्कि कर्ज के अथाह सागर में उनको डुबा भी गई। शायद विधाता को इतना जुल्म करके भी संतोष नहीं हुआ जो 7वीं पीढ़ी उत्तराधिकारी विहीन थी, और राय खानदान का वंश वृक्ष विशंबर के साथ ही समाप्त हो जाना निश्चित था। ऐसा नहीं कि राय साहब इस मामले में पहले से ही अभागे थे। राय साहब की सुंदर पत्नी, एक पुत्र और एक छोटी पुत्री भी थी। छोटा मगर भरा पूरा सुखी परिवार था राय साहब का। राय साहब विशंबर के पुत्र के जनेऊ का समारोह बड़े धूमधाम और मनयोग से मनाया जा रहा था। राय साहब ने कर्ज लेकर भी इसमें खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी हैजे की महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए इससे उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री और अनेक रिश्तेदारों को काल कलवित कर लिया और छोड़ दिया तो बस विशंभर राय को सिर झुकाए तिल तिल मरने के लिए। शायद ये कहना सही नहीं होगा कि राय साहब अब स्वयं मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे अथवा नहीं कर रहे थे। भीषण पीड़ा को प्रकट न करते हुए उसे पी जाना उन्हें भली भांति आता था। तभी तो शायद उस दिन भी उन्होंने अपने सम्मान को झुकने नहीं दिया जिस दिन प्रीवी काउंसिल का आदेश आया कि सारी रियासत का स्वामित्व अब ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाएगा। अन्यथा क्यों राजप्रसाद में इतनी मौतों के पश्चात भी नृत्य की, घुंघरुओं की, संगीत के वाद्य यंत्रों की आवाजें गूंजती रहती? क्यों शीशे के लटकते चमचमाते फानूसों की रोशनी में शराब की महक के साथ समारोह आयोजित किए जाते रहते? क्यों मिस्ट्रेस की पीठ पर बैठकर शिकार पार्टियों के जंगलों में पूरे लाव लश्कर से जाती रहती? सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक प्रीवी काउंसिल का आदेश आया और राय साहब की पूरी संपत्ति और जमीन एक झटके में चली गई। रह गया तो बस ये महल और कुछ फ्री होल्ड भूमि के गांव की जमींदारी। इन्हें काउंसिल जब्त नहीं कर सकती थी। राय साहब के बुद्धिमान पुरखों की कागजी चौकसी के चलते ये भवन और फ्री होल्ड जमीनें किसी तरह बच गईं। इन्हीं बची कुछ जमीनों की आय ही थी जिससे मंदिर के भोग, तूफान और मिस्ट्रेस का भोजन, रहमत तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था होती थी। हर महीने की शुरुआत में रिश्तेदार अभी भी आते थे और आसपास के गांव के लोग जो पहले प्रजा कहलाते थे अपना सम्मान प्रकट करके जाते थे। राय साहब का आवास अभी भी राजमहल के नाम से और स्वयं राय साहब राजा साहब के नाम से पुकारे जाते थे।
परंतु यह सब एक आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह था सम्मान और वैभव में राय साहब के साथ ईर्ष्या की भावना रखने वाला नवधनाढ्य माहिम गांगुली। शायद इसलिए उसने उजाड़ और जगह जगह से भरभराते हुए महल के ठीक पीछे अपना विशाल आलीशान बंगला बनवाया। विलासिता की मिसाल और चटक रंगों से चमकने के बावजूद कोई भी उस बंगले की तरफ देखना पसंद नहीं करता। ना जाने कैसा आकर्षण था कि हर आदमी की निगाह उजाड़ महल की ओर ही उठती। विलासिता की मिसाल और चटक रंगों से चमकने के बावजूद कोई भी उस बंगले की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। ना जाने कैसा आकर्षण था कि हर आदमी की निगाह उजाड़ महल की ओर उठती थी और फिर श्रद्धा से झुक भी जाती थी। अभी भी लोगों की निगाह में गांगुली की नई चमचमाती महंगी कार के मुकाबले बुढ़ी होती हथनी मिस्ट्रेस के लिए अधिक सम्मान की भावना थी। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जलन के मारे गांगुली इस महल को ढहा कर धूल में मिलाने का उत्सुक रहता था। उसे हमेशा कसमसाहट होती थी कि क्यों उस जैसे धन संपदा के स्वामी अमीर व्यक्ति के मुकाबले आसपास के लोग दरिद्रता की चरम को छूने वाले राय साहब को अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जैसे ही मिस्ट्रेस को महसूस हुआ कि उसको नए वस्त्रों और घंटियों से सजाया जा रहा है, उसका तो सिर जैसे गर्व से झूमने लग गया। घंटियां अविरल बजनी शुरू हो गई। वृद्ध दीवान तारा प्रसन्न आकर चुपचाप विशाल हॉल में बैठे राय साहब के सामने खड़े हो गए। हॉल की दीवारों पर हर तरफ उनके पुरखों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स सजे हुए थे। सभी की उस समय की पेंटिंग्स जब वे अपनी प्रौढ़ावस्थाओं को पार कर चुके होंगे। यह तो पेंटिंग से साफ पता चलता था कि वे सब अपनी चढ़ती आयु में कुछ अधिक ही धार्मिक प्रवृत्तियों के हो गए होंगे। राय साहब एक के बाद एक पेंटिंग्स पर नजर दौड़ाते थे। तारा प्रसन्न को सम्मुख खड़े पाकर राय ने अपने नौकर को आवाज दी, अनंत, मेरी संदूकची तो लाओ जरा। जैसे ही अनंत संदूकची लाया, अपने हाथ में लेकर उसमें से उन्होंने एक चाबी निकाली और नजदीक ही रखी सेफ को खोला। सेफ के लगभग सभी खाने खाली थे। सिर्फ नीचे के खाने में 2-3 छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए थे। राय साहब ने सावधानी से उनमें से एक बॉक्स निकाला। बहुत सुंदर नक्काशीदार बॉक्स, उनकी स्वर्गीय पत्नी के गहनों का बॉक्स। धीरे से उस बॉक्स का ढक्कन खोला उन्होंने। ये बॉक्स भी लगभग खाली ही था। बस एक ही गहना था इसके अंदर, माथे की झूमर जैसी बिंदिया। यह बिंदिया राय खानदान की पुश्त दर पुश्त सासने नई बहू को दी जाती रहती थी। नई बहू के राय खानदान में स्वागत की निशानी होती थी ये बिंदिया। इसी झूमर बिंदिया के बगल में एक छोटे से खाने में सोने की कुछ गिन्नियां पड़ी हुई थी। ये भी राय साहब की पत्नी की ही थी। इनमें से कुछ उनकी पत्नी को राय साहब की मां ने उपहार स्वरूप दी थी और कुछ राय साहब ने ही समय समय पर अपनी युवा पत्नी सुंदर पत्नी को दी हुई थी। राय साहब ने उनमें से उठाकर एक गिन्नी अपनी मुट्ठी में रखी और बॉक्स को बंद कर दिया। उस स्वर्ण गिन्नी को उन्होंने तारा प्रसन्न की ओर बढ़ाया, जिसे तारा प्रसन्न ने ले लिया और बिना एक भी शब्द बोले वहां से निकल गए। इसके तुरंत बाद ही मिस्ट्रेस की घंटियों की मधुर आवाज आनी प्रारंभ हो गई। राय साहब उठकर बाहर छत पर आकर देखने लगे। मिस्ट्रेस का चमकता हुआ चौड़ा माथा चमक रहा था। आज उसे धोकर अच्छी तरह तेल से चमकाया गया, फिर चंदन और उसके बीच सिंदूर लगाया गया था। सुबह की उस खूबसूरत बेला में गर्व से मदमद सजी धजी मिस्ट्रेस झूमती हुई पूरी शान शौकत से दीवान साहब तारा प्रसन्न को अपनी पीठ पर बैठाए हुए महल के बाहर जा रही थी। जैसे उसे अनुभूति हो गई थी कि आज इस महल के सम्मान का दारोमदार उसी के कंधों पर है। सामने खानदानी काली मंदिर में पुजारी आरती कर रहा था। मंदिर की सीढ़ियों से लगे पक्के घाटों को स्पर्श करते हुए चौड़े पाट के साथ पवित्र गंगा जी और उसमें से उदित हो चुके सूर्य नारायण के दर्शन ने राय साहब के तनमन को मुदित कर दिया। आह, कैसा दिव्य और विहंगम दृश्य है। अचानक सामने के धूले के गुब्बारों से जैसे आसमान भर गया। मंदिर और गंगा दर्शन में धूल ने अवरोध पैदा कर दिया। 2 ट्रक तेजी से कर्कश आवाजें निकालते चले जा रहे थे। हर ट्रक पर लिखा था गांगुली कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठेकेदार गांगुली ने आसपास बढ़ रही निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेत की खुदाई यहीं से करवानी शुरू कर दी थी। राय साहब को जैसे सांस लेना दुभर हो गया। उनका मन खट्टा हो गया। तुरंत कमरे के अंदर जाकर खिड़की बंद कर दी। कुछ घंटों पश्चात एक चमचमाती महंगी कार धूल का गुबार
अपने पीछे उड़ाती हुई महल के प्रांगण में घुसी और टूटे हुए पोर्टिको के नीचे आकर रुक गई। महिम गांगुली स्वयं उसके पीछे के दरवाजे से बाहर उतरे। तारा प्रसन्न ने उनका स्वागत किया। अनंत ने ऊपर से ही कार आते देख ली थी। वह भागकर सीढ़ी से नीचे आया और मुख्य हॉल का दरवाजा खोल दिया। महिम गांगुली, राय बाबू कहाँ हैं? उनसे कहो हम उनसे मिलने आए हैं। गांगुली की कई पीढ़ियां गांव में ब्याज पर पैसा उठाने वाले महाजनी का व्यापार करती आ रही थी। महिम गांगुली के पिता जनार्दन गांगुली भी विशंभर राय को हमेशा हुजूर कहकर ही संबोधित करते आए थे। दीवान तारा प्रसन्न को गांगुली का राय साहब को राय बाबू कहकर बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन तारा प्रसन्न ने सहज तरीके से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर तो अभी झपकी ले रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। महिम गांगुली, जाओ उनको जगा दो। तारा प्रसन्न फिर मंद मुस्कुराए और बोले, हम में से किसी में इतना साहस नहीं है गांगुली बाबू जो हुजूर को जगा सके। आप मुझे अपना संदेश दे दे, जैसे ही वे जागेंगे मैं तुरंत आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। महिम बेताब होकर बोले, अरे कोई संदेश नहीं है, मैं तो बस उनसे मिलने ही आया था। तभी अनंत चांदी की ट्रे में चांदी के ही गिलास में शरबत लेकर आ गया। उसे गांगुली की ओर बढ़ाया। गांगुली ने गिलास उठाकर अनंत से पूछा, क्या वे जाग गए हैं? हाँ, अनंत ने कहा, और उन्होंने आपको ऊपर बुलाया है। महिम ने एक ही सांस में बड़े गिलास से का शरबत खत्म किया और फिर मुंह को सिल्क के कुर्ते की बाह से पहुंचते हुए कहा, आह बड़ा स्वादिष्ट था। किस चीज का शरबत है ये? अनंत ने झूठ बोलते हुए, काशी से कोई खास मसाला मंगाया था हुजूर ने, ना मुझे ठीक ठीक पता नहीं है। महिम गांगुली ऊपर स्थित कमरे में प्रवेश करते ही बोला, अरे राय बाबू, क्या हुआ आज सुबह? आप आए नहीं? तारा प्रसन्न को भेज दिया, मैं आपकी प्रतीक्षा ही करता रहा। धीमे से मुस्कुराते हुए राय साहब बोले, आइए पहले आसन ग्रहण कीजिए, फिर बात करते हैं। महिम, राय बाबू, मैं साफ कहूँगा मुझे बहुत बुरा लगा कि आप आए नहीं। राय साहब पुनः मुस्कुराए और बोले, आशा है आप इस वृद्ध की गलती को क्षमा करेंगे। मेरे मित्र, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ और अपनी दिनचर्या में बाहर आना जाना मुझे कष्टकर लगता है। महिम, चलिए सुबह के आपके ना आने को तो भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शाम को तो आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं खुद आपको निमंत्रित करने भागा आया हूँ। राय साहब ने हुक्के का कश खींचने के बहाने प्रश्न को टाल दिया। महिम गांगुली ने अपनी बात को चालू रखा, मैंने खास तौर पर लखनऊ से नृत्य और संगीत मंडली बुलाई है। यहाँ आसपास अकेले आप ही पार्की हैं जो उनके संगीत की सही तारीफ कर सकते हैं। राय साहब कुछ देर और बिना बोले शांति से हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और कुछ समय पश्चात हुक्के को एक तरफ सरकाते हुए कहा, महिम, आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, छाती में दर्द सा बना रहता है जिससे मैं थोड़ा असहज सा महसूस करता हूँ। महिम थोड़ी देर चुपचाप रहे, फिर बोले, ठीक है राय बाबू, फिर मैं चलता हूँ। मुझे शहर जाकर अंग्रेज अधिकारियों को साथ लेकर आना है, उन सबको भी मैंने आमंत्रित करके जो रखा है। राय साहब, कृपया बुरा मत मानिएगा। महिम ने कमरे के बाहर कदम रखा, लेकिन दरवाजे पर आकर ठिठक कर खड़े हो गए और घूमकर बोले, राय बाबू, घर की खराब स्थिति की ओर तो देखिए, कैसा खस्ता हाल हो रहा है। क्या आप नहीं सोचते कि इसे मरम्मत की आवश्यकता है? कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अनंत ने गांगुली बाबू को नीचे की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ हुजूर। गांगुली भवन की शोभा देखते ही बनती थी। डांस स्टेज तो बिजली की झालरों से चमचमा रहा था। बड़े बड़े बांस के खंभों को फूल पत्तियों से सजाकर उन पर चमकीली सजावट की गई थी। उड़ती हुई झालरें हवा में स्पंदन पैदा कर रही थी। जमीन पर बैठने वालों के लिए मोटे मोटे कालीनों पर झकझकाती सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी। वहीं मैदान में एक तरफ कतारों में कुर्सियां लगी हुई थी। थोड़ी दूरी पर ही महिलाओं के अलग से बैठने की व्यवस्था थी। कार्यक्रम 8 बजे प्रारंभ हुआ था। जहां तबला और शहनाई वादक अपने अपने साजों की ट्यूनिंग कर रहे थे, वहीं 2 महिलाओं ने मंच पर प्रवेश किया। घाघरा और चुनरी पहने इनकी सुनहरी पोशाकें देखते ही बनती थी। जैसे ही वे मंच पर बैठी, लोगों के मुंह से आह निकल गई। सभी एकदम शांत एकटक उनके सौंदर्य को अपनी आंखों से देखने लगे, जैसे कि उनका रसपान करने लगे। वाह, लगता है जैसे अप्सराएं स्वर्ग से उतर आई हों, किसी ने कहा। संगीत वादन प्रारंभ हो गया। पहली पंक्ति में ही महिम गांगुली बीच के सोफे पर महत्वपूर्ण अतिथियों के साथ बैठे हुए थे। मंच पर उपस्थित दोनों तवायफों में से उम्र में कुछ बड़ी दिखने वाली तवायफ मंच के बीच आकर बैठ गई
और एक शास्त्रीय गान प्रारंभ किया। जैसे ही राग शुरू हुआ, कालीन पर बैठे कुछ श्रोताओं में से अचानक फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी। एक दो लोगों की हंसी मजाक करते हुए, कुछ को हंसते हुए सुना गया। नौकर लोग तुरंत उनके पास जाकर बोले, आप सब शांत रहें अभी। और जैसे ही गाना समाप्त हुआ, महिम गांगुली ने जोर जोर से वाह वाह की। दिख रहा था कि गाने की प्रशंसा से अधिक अन्य लोगों को दिखाने के लिए वह प्रशंसा हो रही थी कि मुझे कितनी समझ है गायन की। गायिका के चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था कि उसको गांगुली की ये हरकत नागवार गुजरी है। मंच पर अपनी जगह वापस जाकर उसने कम उम्र तवायफ के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे मंच के मध्य जाने का इशारा किया। ये वाली महिला उठकर खड़ी हुई, मंच के मध्य पहुंचकर झुककर सबको आदाब किया और अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में ऐसा जबरदस्त समा बंधा कि जैसे मंच पर बिजली की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ कौंध रही हैं। पहले तो सभी विस्फारित नेत्रों से नर्तकी का कमाल देखते रहे, परंतु थोड़े ही समय के बाद लोगों की सराहना के साथ साथ नर्तकी के ऊपर सभा में बैठे सम्मानीय लोग तक उठ उठकर नोटों की जैसे वर्षा करने लगे। चांदी के सिक्कों का मंच पर उछालने लगे। गायन और नृत्य का ये अद्भुत प्रदर्शन खूब देर चला। पता ही नहीं चला कि कब पूरी रात इसी तरह गुजर गई। अंत में महिम गांगुली ने बड़ी महिला को बुलाकर कहा, सभी लोग आपसे बहुत खुश हैं, आप बड़े दयालु हैं हुजूर। महिला ने झुककर आदाब किया और कहा, हाँ, ये गांगुली की दयालुता नहीं थी और क्या था। जिस मंडली को उन्होंने 3 रातों के लिए ही प्रदर्शन के लिए बुलाया था, उसे पूरे 5 रातों तक ठहरने और अपनी कला के जलवे बिखेरने का आग्रह किया। रुपए पैसों की चिंता मत करना, जितना तुम लोग मांगोगे उससे अधिक ही मिलेगा, गांगुली ने कहा। आखिरी दिन जब मंडली जाने को तैयार थी, तब महिम गांगुली ने बुलाकर कहा, अब जब तुम लोग इधर तक आ ही गए हो तो यहाँ एक विशंभर राय हैं, लगे हाथों उनसे भी मिलते हुए जाओ। संगीत और नृत्य कला के बड़े पारखी हैं और साथ ही दौलतमंद भी। वे न सिर्फ तुम्हारी कला की तारीफ करेंगे, बल्कि शायद तुम्हें अपने महल में कला प्रदर्शन का अवसर भी दे दें। दरअसल गांगुली का असली मंतव्य तो राय साहब की वर्तमान आर्थिक हालत जानते समझते हुए उन्हें विषम परिस्थिति में डालना था। बड़ी उम्र की तवायफ ने कहा, सरकार, हमने खुद उनकी कला की उत्कृष्ट परख और महानता के बारे में कई किस्से सुन रखे हैं। हम जरूर राय साहब के महल में जाएंगे और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जैसे ही मंडली राय महल में पहुंची और बताया कि हमें गांगुली बाबू ने भेजा है, वृद्ध दीवान तारा प्रसन्न के गुस्से का पारावार न रहा। वे तुरंत भाप गए कि ये उनके मालिक का अपमान करने की महिम गांगुली की चाल है। उन्होंने कहा, मालिक की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ, अभी नृत्य और संगीत के लिए समय देने की स्थिति में नहीं है वे। बड़ी तवायफ ने कहा, यदि राजा साहब के दर्शन हो जाते तो? नहीं नहीं, बिल्कुल संभव नहीं, तारा प्रसन्न ने कहा। तवायफ, कोई बात नहीं सरकार, हमारा दुर्भाग्य। नृत्य और संगीत मंडली के लोग वापस जाने ही वाले थे कि ऊपर से राय साहब की संगीतमय वाणी गूंजी, तारा प्रसन्न तुरंत ऊपर गए और चुपचाप विशंभर के सामने खड़े हो गए। राय साहब ने पूछा, कौन लोग थे? तारा प्रसन्न ने सम्मान से सिर झुकाए हुए धीरे से बोला, अरे और कोई नहीं, वही मंडली के लोग थे जिन्होंने गांगुली भवन में कार्यक्रम किया था। राय साहब, और तुम उन्हें बिना बख्शिश दिए खाली हाथ ही वापस भेज दे रहे हो? अचानक पीछे से आवाज आई, सलाम हुजूर। देखा तो बड़ी वाली तवायफ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक आ गई और अब विशंभर राय के सामने खड़ी थी। राय साहब को अच्छा नहीं लगा कि कोई उनकी अनुमति के बगैर ही ऊपर तक आ जाने की हिम्मत करे, परंतु तवायफ के अनिंद्य सौंदर्य ने जैसे उनके गुस्से की आग को तुरंत ठंडा कर दिया। फिर से झुककर आदाब करते हुए तवायफ बोली, अपनी इस गुलाम की खता माफ़ करें हुजूर, मुझे आपकी अनुमति के बिना शायद ऊपर नहीं आना चाहिए। विशंभर राय चमत्कृत से उसके सौंदर्य को निहार रहे थे। उसका रंग अनार के दाने की तरह गुलाबी था, आंखें गहरी और बड़ी बड़ी, होठ जैसे लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, शरीर मामूली सा भारीपन लिए हुए, परंतु कमर पतली और सुंदर। राय साहब को ऐसा लग रहा था जैसे मौत एक सुंदर रूप लेकर उनके सामने खड़ी हो गई और उसे विकल होकर नाचते हुए देखना चाहते। मुस्कुराते हुए विशंभर ने धीमे से कहा, बैठिए।
तवायफ थोड़ी ही दूर पर कालीन पर बैठ गई और गला साफ करते हुए अपनी हथेली को माथे पर लगाते हुए बोली, आपकी ये गुलाम राजा साहब के सामने अपनी गायकी और नृत्य कला के नमूने को पेश करना चाहती है। राय कहना चाहते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनके मुंह से बोल नहीं फूटे। शायद वे झूठ बोलना नहीं चाहते थे। तवायफ ने बोलना जारी रखा, यहाँ हर आदमी का कहना है राय साहब ने हुक्का गुड़गुड़ाना बंद करके बोला, ठीक है, आज रात हम तुम्हारी कला का जलवा देखना चाहेंगे। और आवाज दी, अनंत। अनंत तुरंत प्रकट हुआ और सामने झुककर खड़ा हो गया। स्टेट विंग के कमरों में इन लोगों को ठहरने का इंतजाम कर दो। अनंत ने महिला को कहा, आइए, इस तरफ आइए। महिला बंगला नहीं बोल पाती थी, परंतु समझने में उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। वह उठकर खड़ी हुई और झुककर आदाब करते हुए बोली, शुक्रिया हुजूर, आप तो स्वयं दयालुता की मूर्ति हैं हुजूर। महिला अनंत के पीछे पीछे नीचे की ओर चल दी। तारा प्रसन्न, जो पहले एकदम भौचक्के से खड़े रह गए थे, हिम्मत करके बोले, इन लोगों ने महिम गांगुली से एक रात के 100 रुपए के हिसाब से चार्ज किया है। राय साहब ने कहा, हुक्के से कुछ कश खींचने के बाद राय साहब बोले, आपका हिसाब किताब क्या कहता है? तारा प्रसन्न, मंदिर के खाते में 150 रुपये पड़े हैं, बाकी किसी खाते में कुछ भी नहीं। राय ने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक खड़े हुए और तिजोरी खोलकर उसमें से खानदान की निशानी, माथे की झूमर बिंदिया निकाली और तारा प्रसन्न को देखकर बोले, मंदिर के खाते में लिख दीजिए, भगवती के श्रृंगार के लिए 150 रुपयों में झूमर बिंदिया खरीदी और ये गहना मंदिर के भंडार में रख दीजिए। पता नहीं कितने वर्षों बाद आज हमेशा खामोश रहने वाले राय महल के बरामदों में कमरों को खोलने की, उनके अंदर सामान इधर उधर होने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। संगीत के लिए एक विशेष विशाल हॉल था, जिसे राय साहब के पुरखों ने नाम दिया हुआ था रंग महल। रंग महल भी खोला गया और उसकी सारी खिड़कियां खोल दी गई ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। झाड़ फानूसों के कमरे और कारपेट रूम को भी खोला गया। अनंत ने रंग महल को निताई और रहमत की मदद से साफ करना शुरू किया। महल में सफाई का काम करने वाली एक महिला को कई हुक्कों, चांदी की तश्तरियों, फूलदानों, इत्र की कटोरियों और उगालदानों को साफ करने के काम में लगा दिया गया। वृद्ध दीवान तारा प्रसन्न स्वयं सारे इंतजामात देख रहे थे। अनंत बोला, तारा बाबू, किसी को शहर भेजना पड़ेगा। तारा प्रसन्न, हाँ, मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, अगर कोई चीज़ छूट रही हो तो बताना। सामान की सूची सुनने के बाद अनंत का सब लिखा है। आपने तारा बाबू, बस 2 चीज़ें और चाहिए, इत्र की कुछ शीशियाँ और अंग्रेजी शराब की कुछ बोतलें। सहम कर तारा बाबू बोले, शराब की 1 बोतल थी तो क्या हुआ? अनंत, बिल्कुल थोड़ी सी बची है, उसमें हुजूर एक आध घूंट हर दूसरे दिन उसी में से ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज शाम के लिए इससे थोड़ा भी काम चलेगा। तारा प्रसन्न चिंतित देखने लगे, पर मैं शराब खरीदने किसको भेजूं? पैदल अभी जाकर शाम तक लौटना नामुमकिन है। अनंत, निताई तूफान को लेकर जा सकता है। निताई, मैं हुजूर की आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूँ? तारा प्रसन्न ने कहा, ठीक है, मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ। विशंभर राय अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। तारा प्रसन्न को देखते ही बोले, आओ तारा बाबू, मैं आपको ही बुलाने वाला था। ऐसा करिए, महिम गांगुली के घर चले जाइए और उनको मेरी ओर से निमंत्रित कर दीजिए आज रात के लिए। गांव के दूसरे प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ भी निमंत्रण भिजवा दें, परंतु गांगुली के यहाँ आप स्वयं जाएं। तारा प्रसन्न ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। राय साहब, रहमत को कहें मिस्ट्रेस को निकाले, आप उस पर बैठकर ही गांगुली के यहाँ जाइए। तारा प्रसन्न ने कुछ पल प्रतीक्षा की, फिर कहा, हमें निताई को तूफान के साथ शहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेज दीजिए। कुछ क्षण बाद राय साहब बोले। थोड़ी देर में तूफान की खुशी की भरी ही निनाट सुनकर राय साहब खिड़की पर आकर देखने लगे। महल के पिछले हिस्से की सड़क, जो शहर की ओर जाती है, देवदार के वृक्षों से घिरी हुई थी, अब तूफान की हुंकारों और टापों से गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में निताई को अपनी पीठ पर बिठावे कुलाचे भरता तूफान धूल के गुबार के पीछे गायब हो गया। इसी के तुरंत बाद ही मिस्ट्रेस के गले की घंटियों की आवाजें आनी प्रारंभ हो गई। राय साहब ने खिड़की से उसकी पीठ पर लदे हौदे में तारा प्रसन्न को महल के बाहर जाते देख संतुष्टि भरी नजरों से देखा। राय साहब तेजी से इधर से उधर टहलने लगे। ऐसा लगा जैसे हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। उत्सव
आज कितने बरसों बाद महल में उत्सव का माहौल बना है, धूमधाम हो रही है। नीचे बेल्जियम झाड़फूस की लड़ों के आपस में टकराने से खनकती हुई मधुर आवाजें आ रही थी। शायद रंग महल से। राय साहब कमरे से बाहर निकल आए। अनंत झाड़ फानुसों को टांग रहा था। जब उसने पीछे से कदमों की आहट सुनी, घूम कर देखा तो राय साहब रंग महल के द्वार पर खड़े हुए थे और उनकी दृष्टि घूम घूम कर उन दीवारों पर जा रही थी जिन पर उनके पुरखों के बड़े बड़े तेल चित्र टंगे हुए थे। 7 पुश्तों से उन पुरखों के तेल चित्र जो अपनी जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक मजबूती के आलम में हमेशा ताकत और दम्भ के नशे में डूबे रहते थे। ऐसा लगा जैसे पड़पड़ दादा भुवनेश्वर राय से लेकर उनका स्वयं का तैलचित्र घूर घूर कर उनकी तरफ देख रहा हूँ। उनके दादाजी रानेश्वर राय, लंबे चौड़े, एक हाथ में भाला, दूसरे हाथ में तलवार, पीठ पर ढाल और एक पैर के नीचे शिकार किया हुआ शेर दबाए शान से खड़े हैं। पिता ध्यानेश्वर ऊंचे रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान, बगल में बाईं ओर हथिनी मिस्ट्रेस बैठी हुई थी। दाईं ओर बालक विशंभर राय तूफान पर एकदम तीर की तरह तनकर बैठे हुए थे। खानदान की चमक इसी रंग महल में पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी शान बिखेरती रही है। ढेर सारी यादें राय साहब के मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ करने लगी। परदादा रावेनेश्वर राय खानदान से पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मौज मस्ती, गाने बजाने और नृत्य देखने के शौकीन थे। उन्होंने ही इस विशाल हॉल नुमा कमरे रंग महल का निर्माण करवाया था। परंतु दुर्भाग्य, संगीत कार्यक्रम की पहली रात्रि का ही आयोजन था जब रानेश्वर की पत्नी और इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस कमरे का ताला खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। शायद इसी दुखद घटना के साथ ही राय खानदान का वंश समाप्त होने की विधाता ने घोषणा कर दी। परंतु रावणेश्वर तो जैसे उससे भी लड़ने को तैयार थे। उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी की छोटी बहन से ही विवाह का निर्णय लिया। कहा कि कुलदेवी ने उन्हें स्वप्न में ऐसा करने का आदेश दिया है। रावणेश्वर की नई पत्नी से उत्पन्न पुत्र तारकेश्वर जब युवा हुए तब एक रात उन्होंने रंग महल खोल दिया और इसे प्रकाशित कर दिया। फिर क्या था, रोज जमने लगी नई नई महफिलें। एक दिन तो हद हो गई जब अपने मित्र से होड़ लगाते हुए उन्होंने एक नर्तकी को एक के बाद एक 500 सोने के सिक्के न्यौछावर कर दिए, सिर्फ अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए और कुछ नहीं। विशंभर को अपनी जवानी के दिनों की भी याद हो आई। वे भी तो कुछ कम नहीं थे। चंद्रा, हाँ चंद्राबाई ही, यही तो नाम था उसका। एक रात जब शो खत्म हुआ और सारे मित्र अपने अपने घर चले गए तो इसी कमरे में ही तो वे चंद्राबाई एक दूसरे की बाहों में पूरी रात समाये रहे थे। खिड़कियों से छन छन कर चांदनी कमरे में प्रवेश कर रही थी। उस रात सुंदरी चंद्रा की वे सुनहरी यादें अभी भी राय साहब ने अपने हृदय में संजो कर रखी हुई थी। मालिक के चेहरे को देखकर अनंत जैसे अपना काम करना ही भूल गया। उत्साह से दमक रहा था राय साहब का चेहरा, जैसे कि रुकी हुई धमनियों में से यकायक रक्त प्रवाहित होकर पुनः चेहरे की शिराओं में आ गया हो। शाम ढलने को आ गई थी। अनंत ने चांदी के एक शरबत भरे गिलास को ट्रे में रखा और अपने मालिक की तरफ बढ़ाया। राय साहब ने उसकी तरफ देखा। आज अनंत पूरी यूनिफॉर्म पहने हुए था, सर पर पगड़ी, कमर में चमचमाती बेल्ट, छकछकाता हुआ सफेद कोट और छाती पर राय खानदान का शाही बिल्ला। राय को प्रसन्नता हुई, लेकिन मुस्कुराहट छुपाते हुए उन्होंने बिना कुछ कहे गिलास ट्रे में से उठा लिया। अनंत ट्रे लेकर वापस चला गया और जब थोड़ी ही देर पश्चात वापस लौटा तो उसके फैले हुए दोनों हाथों में वह पोशाक थी जो राय साहब को आज रात पहननी थी। राय साहब ने कपड़ों को पहचाना, सिल्क की धोती, बर्फ की तरह सफ़ेद कुर्ता और काश्मीरी शॉल। राय साहब को स्मरण आ गया, इसी पोशाक को तो उन्हें 5 साल पहले तब पहना था जब एक जमींदार मित्र के यहाँ किसी समारोह में वे मुर्शिदाबाद गए थे। राय ने पूछा, सब ठीक ठाक तो है ना? अनंत ने सिर धीरे से उत्तर दिया, जी सारे लैंप जला दिए। मेहमान? भंडारी साहब और उनके पुत्र आ गए हैं, कुछ और भी मेहमान आए हैं, उन्हें बरामदे में बिठा दिया गया। तभी नीचे से मोटर कार के हॉर्न की तेज आवाज आई। अनंत भागकर नीचे गया। महिम गांगुली आ गए थे। धीरे धीरे मेहमानों में एक दूसरे को दुआ सलाम नमस्कार करने की, संबोधित करने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। संजीदों द्वारा अपने साजों को टेस्ट करने की, चाक चौबंद करने की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
अनंत आकर राय साहब के बगल में खड़ा होकर बोला, हुजूर। तब तक राय साहब परिधान धारण कर तैयार हो चुके थे और धीरे धीरे इधर उधर टहल रहे थे। वे बोले, हाँ, सभी नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं हुजूर। राय साहब ने टहलना बंद नहीं किया। अनंत सर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा रहा। आखिर राय साहब बोले, मेरे जूते। अनंत तुरंत कपबोर्ड से पहले से ही साफ किए चमचमाते एक जोड़ी जूते निकाल लाया। एक बार फिर फ्लानेल के कपड़े से जूतों को पोंछा और राय साहब के पैरों के पास रख दिया। राय साहब ने जूते पहन लिए और पुनः कमरे में तेज तेज इधर उधर टहलने लगे। इतने में अनंत ने दीवार में जड़ी एक अलमारी खोलकर उसमें से 2 बोतलें, एक गिलास निकाला और उन्हें एक मेज पर रख दिया। राय साहब चलते चलते थम गए, एक नज़र बोतलों और गिलास पर डाली और फिर कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलने लगे। नीचे से अब संगीत की ऊंची आवाजें आनी प्रारंभ हो गई थी। अनंत ने फिर पुकारा, हुजूर। राय साहब ने कहा। तब वे तेज उत्साहित जैसे होकर टहलने लगे। अचानक मेज के नजदीक रुककर बोले, सोडा। नीचे रंग महल में 3 तरफ मेहमानों के बैठने के लिए कालीन बिछाए गए थे। तकिए और मसनदें हर कोने में बिखरी पड़ी थी, जिससे अतिथि उनका सहारा लेकर आराम से टिक सके। कमरे की छत से 3 बेल्जियन फानूस लटक रहे थे, जिनके प्रत्येक लैंप में जलती सैकड़ों मोमबत्तियां अपने प्रकाश से कमरे को एक वास्तविक शाही आभा प्रदान कर रही थी। दीवारों पर जड़े लैंप शैडो में भी मोमबत्तियां लगा दी गई थी। हालांकि फानूसों और दीवारों के कई लैंपों में शेड नहीं थे, इसलिए मंद बहती बहती हवा उनमें से किसी किसी को बुझा देती थी। दीवारों पर अनेक जगह रोशनी से बनी कालीक जैसे खानदान की गुर्बत की कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। हालांकि शो शुरू हो चुका था, लेकिन अभी रवानगी पकड़ने में देर थी। संगीत के नोट्स और रिद्म के पुष्प जैसे अभी खिलने की तैयारी कर रहे थे। 40 से 50 उपस्थित अतिथि परस्पर धीमे धीमे बात कर रहे थे। जो धूम्रपान के इच्छुक थे, वे एक दूसरे को हुक्के सरका रहे थे। दोनों तवाइफें हॉल के बीचों बीच शांति से प्रतीक्षारत बैठी हुई थी और किसी की तो इस समय सिर्फ महिम गांगुली की ऊंची आवाज सुनाई दे जाती थी। लैंपों की तरफ इशारा करते हुए गांगुली ने कटाक्ष किया, अरे देखो देखो, एक के बाद एक लैंप बुझते चले जा रहे हैं। किसी ने उनकी इस बात की टिप्पणी नहीं की। महिम ने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ तारा बाबू। गांगुली की आवाज सुनकर तारा प्रसन्न ठिठक कर दरवाजे के पास खड़े हो गए। महिम गांगुली फिर चिल्लाए, तारा बाबू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? एक के बाद एक लैंप बुझते चले जा रहे हैं। हम क्या अंधेरे में यहाँ बैठेंगे? मेरे नौकर और ड्राइवर बाहर कार के पास बैठे हैं। उनसे जाकर कहो हमारे घर से कुछ पेट्रोमैक्स लेकर आ जाएं। तारा प्रसन्न ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़ी तवायफ ने उर्दू में कहा, इस कमरे के लिए तो मुझे ज्यादा रोशनी की जरूरत ही नहीं लग रही। तभी बाहर से आती भारी कदमों की स्पष्ट आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़े तारा प्रसन्न ने पीछे मुड़कर देखा और आदर के साथ एक तरफ हटकर खड़े हो गए। विशंभर राय की आलीशान और आकर्षक छवि दरवाजे में प्रकट हुई। दोनों तवाइफें उठकर तुरंत खड़ी हो गईं और सम्मान से झुककर बार बार आदाब करने लगी। रंग महल में उपस्थित बाकी सब अतिथि भी सम्मान से खड़े हो गए। महिम गांगुली ने इधर उधर देखा, फिर संकोच से वे भी खड़े हो गए, लेकिन तुरंत ही बैठ भी गए। राय साहब धीमे से मुस्कुराए और विनम्रता पूर्वक बोले, माफ करें, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। वे धीमे धीमे कमरे में आगे बढ़े और मेहमानों के बीचों बीच अपने लिए निर्धारित स्थान पर जाकर बैठ गए। महिम गांगुली ने राय साहब के बगल की मसनद उठाकर उसे अपने रुमाल से झाड़ना शुरू किया। अरे कितनी धूल भरी थी इसमें, अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तारा प्रसन्न मेहमानों में इत्र से सने रुई के फाहे वितरित करने लगे, वहीं अनंत ने सभी हुक्कों में ताजी तमाकू भर दी। राय साहब का खास हुक्का उनके सामने रखकर उसका पाइप अपने मालिक के हाथों में थमा दिया। बड़ी वाली तवायफ उठी और झुककर फिर से आदाब किया। संगीत की मंद मंद लहरियां प्रवाहित होने लगी। सभी अतिथि विशंभर राय की तरफ देखते हुए पूर्ण शांति की मुद्रा में बैठ गए। राय साहब के नेत्र बंद थे, जैसे संगीत की लहरियों को अपनी आत्मा के अंदर समाने का प्रयास कर रहे हों। उनका सिर एकदम हल्के हल्के झूम रहा था। बायां हाथ उठाकर वे कुशन पर उंगलियों की थाप दे रहे थे, जैसे तबले की बीट का साथ दे रही हों उनकी उंगलियां। राय ने धीमे से अपनी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ देखा कि तवायफ ने अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया था।
जहां उसकी करधनी से लटक रही लड़ियां लहरा रही थी और उन पर लगी छोटी छोटी घंटियां अनूठी खनक पैदा कर रही थी। वहीं पैरों में घुंघरुओं की आवाजें वाद्य यंत्रों के साथ रिद्म मिलाते हुए एक अद्भुत आकर्षण बना रही थी। नर्तकी का अपने वस्त्रों को फहराते हुए गोल गोल घूमना किसी मयूर के सावन के बादलों के घिरने पर अपने पंखों को फैलाकर उन्हें वापस समेटना और फिर फैलाने जैसा अनूठा प्रभाव ला रहा था। राय साहब ने थोड़े समय बाद बस इतना कहा, वाह। राय साहब के वाह बोलते ही वाद्य यंत्र तुरंत रुक गए। नृत्यांगना ने एक आखिरी बार अपने बदन को फहराया और नृत्य रोक दिया। महीम गांगुली खिसक कर राय साहब के एकदम करीब आ गया और बोला, अच्छा था, परंतु एक कमी खल रही है। सभी बोतलें और कुछ गिलास लिए वापस आ गया। अनंत ने एक ड्रिंक बनाया और गिलास महीम गांगुली के हाथ में थमा दिया, जिसने तुरंत उसे पकड़ लिया। अनंत ने एक और गिलास में ड्रिंक बनाया और दूसरे अतिथियों को पेश किया, लेकिन सभी ने आदर के साथ मना कर दिया। अनंत ने गिलास को राय साहब की तरफ बढ़ाया। उन्होंने गिलास अपने हाथों में ले लिया और पुनः आंखें बंद कर ली। महीम गांगुली ने छोटी वाली तवायफ को संबोधित करते हुए कहा, प्यारी बाई, अब तुम्हारी बारी है, शुरू करो और अपनी आवाज और नृत्य से इस कमरे को आग लगा दो। प्यारी ने गीत गाते हुए नाचना शुरू कर दिया। राय साहब नेत्र बंद करके ध्यान से सुनने लगे। बीच बीच में निहार भी लिया करते थे। दो मिसराओं के बीच एक हल्की टिप्पणी की उन्होंने, थोड़ा धीमे धीमे। प्यारी बाई तो जैसे बेरोकी हो गई थी, जैसी कि उसकी आदत थी। वह शरीर से मेहमानों की तरफ होठों को दांतों से दबाते हुए मधुरी निश इशारे करते हुए तेज तेज नाचती रही। मेहमानों को मजा आ रहा था। महीम गांगुली तो जैसे उतावले हो गए। वाह, जबरदस्त, शानदार, गजब। राय साहब ने हल्के से सिर घुमाकर नाराजगी भरी नजरों से गांगुली की तरफ देखा, जैसे समझ गए हो कि महीम को संगीत और नृत्य की रत्ती भर भी समझ नहीं। फिर भी राय साहब का शरीर संगीत की धुनों के साथ वैसे ही झूम रहा था जैसे बीन के सामने नाग। राय राज परिवार का शाही खून जैसे आज उनकी नसों में कुछ अधिक ही जोर मारने लगा। प्यारी बाई खूबसूरती की मिसाल थी, जैसे कोई रंगीन तितली सामने नाच रही है। राय ने उसकी ओर नजर भरकर देखा। प्यारी बाई को देखकर उन्हें लखनऊ की मशहूर तवायफ जोहराबाई की याद आ गई। वहीं कृष्णाबाई उन्हें दिल्ली की चंद्राबाई का स्मरण करा रही थी। क्यों ना याद आती चंद्रा, चंद्रा जिसके साथ उनके जीवन का एक पूरा अध्याय जो जुड़ा हुआ था। प्यारी का नृत्य समाप्त हो गया। राय साहब अभी भी ख्यालों में डूबे थे। सिक्कों की खनक से जैसे उनकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो पाया कि महीम गांगुली एक बटुए में से सोने की गुन्नियां निकाल निकाल कर प्यारी बाई की तरफ उछाल कर फेंक रहा था। महीम ने महफिल का एक महत्वपूर्ण नियम तोड़ दिया था। पहली बख्शीश देने का अधिकार मेजबान का होता है, उसके बाद अन्य मेहमानों का। पुरानी आदत के अनुसार राय ने बगल में बटुए के लिए टटोला। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहां, ना बटुआ, ना सोने की गिन्नियां, कोई चांदी की ट्रे नहीं। उनका सिर शर्म से झुक गया और वे नीचे जमीन की तरफ देखने लग गए। अब कृष्णाबाई ने गाना शुरू कर दिया था। क्या गायन था! जैसे सुरों की लहरियां पिघल पिघल कर श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर रही हों। पूरा रंग महल संगीत के जादू की चपेट में आ गया हो। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गाना भी दिव्य था। कान्हा अपनी बांसुरी बजा रहे हों और यमुना नदी बांसुरी वादन से आकर्षित हो गई। उसकी लहरें बांसुरी की धुन पर ऊंची नीची हो रही। यमुना बांसुरी की आवाज से मुदित होकर अपने घाटों की सीमाओं को तोड़कर कृष्ण को अपने आगोश में समेट लेने को उद्यत है। राय साहब भी जैसे सब कुछ भूलकर सुर लहरियों में डूब गए। तारीफ में बोले, बहुत सुंदर चंद्रा, बहुत सुंदर। कृष्णाबाई ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपकी सेविका का नाम कृष्णा है, चंद्रा नहीं। राय ने उसे ध्यान से देखा। तभी महीम गांगुली की तेज नाराजगी भरी आवाज आई, कृष्णाबाई, मेरे नजदीक आओ और अपना इनाम मुझसे ले लो। राय साहब एक झटके से उठ गए।
रंग महल से धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल गए। उनके भारी कदमों की बरामदे से आती आवाजें अभी भी मेहमानों को सुनाई दे रही थी। महिम गांगुली, प्यारी भाई, अब एक गाना तुम्हारी तरफ से हो जाए। कृष्णा ने कहा, हुजूर बहादुर के आने के बाद। महिम, अरे वे कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे वापस थोड़ी देर में। लो, शायद दरवाजे से ही अंदर आ रहे हैं। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर उठ गई, लेकिन ये राय साहब नहीं बल्कि तारा प्रसन्न थे। तारा प्रसन्न कमरे के अंदर आए। उनके हाथ में चांदी की एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें सोने की 2 गिन्नियां रखी हुई थी। उन्होंने उसे तवाइफों की ओर बढ़ाया और कहा, मालिक की तरफ से आप लोगों के लिए इनाम। दोनों तवाइफों ने एक एक गिन्नी उठाकर आदर के साथ अपने सिर से लगाकर रख ली। महिम अधीर हो रहा था। उसने पूछा, वे कहाँ चले गए? तारा प्रसन्न ने उत्तर दिया, उन्हें छाती में थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ, इसलिए चले गए। बाकी समय के लिए आप सबसे माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि अब आप लोग महफिल का आनंद उठाएं। अतिथियों के बीच में आपस में फुसफुसाहट भरी आवाजें आने लगी। महिम गांगुली ने खड़े होकर अंगड़ाई लेते हुए जोर की आवाज मुंह से निकालते हुए जमाई ली और बोला, ठीक है, फिर मैं भी निकलता हूँ। मेरी कल सुबह एक बड़े अंग्रेजी अधिकारी के साथ जरूरी मीटिंग है। तारा प्रसन्न ने कोई टिप्पणी नहीं की। बाकी मेहमान भी एक के बाद एक जाने लगे। आज रात की महफिल अब खत्म हो चुकी थी। ऊपर विशंबर राय के कमरे में उनकी पत्नी का ज्वेलरी बॉक्स एकदम खाली खुला हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। राय साहब तेज कदमों से एक कमरे से एक छोर से दूसरे छोर की ओर टहल रहे थे, निर्विकार सिर ऊंचा किए हुए। भले ही अब कुछ नहीं बचा, परंतु उन्होंने राय खानदान की इज्जत तो बचा ली थी। उनका खून जैसे अधिक सोचने के कारण उबल रहा था। शरीर शराब के प्रभाव से झंझना रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका मन उन्हें बहुत वर्षों पहले लेकर उड़ा चला जा रहा हो। बिना इस बात का एहसास किए कि वे अब क्या करने जा रहे हैं, राय साहब तेजी से कमरे के बाहर निकले, सीढ़ियों से नीचे उतर गए। रंग महल से आती हल्की रोशनी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ। वे अंदर चले गए। रंग महल खाली था। सिर्फ पुरखों के चित्र थे जो ऊंची ऊंची दीवारें से उनकी ओर घूरते से नजर आ रहे थे। विशंबर राय एक खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर चांदनी छितराई हुई थी। पूर्णमासी का चांद आसमान से लटकता जैसा नजर आ रहा था। मुचकुंद के पुष्पों की तेज परंतु मधुर मदमाती सुगंध शीतल मंद मंद बहती हवा के साथ नथुनों में प्रवेश कर रही थी। पता नहीं किस वृक्ष से एक चिड़िया अपने घोंसले से चहचहाने की मीठी आवाज निकाल रही थी। राय साहब के दिमाग में एक गीत याद आ गया, वह गाना जो चंद्रा ने राग विहाग में खास उनके लिए गाया था, प्रियतम मेरे निकट आओ, मेरे और निकट आओ। राय साहब ने देखा चांद जैसे आसमान में थोड़ा ऊपर चला गया था। कदमों की आहट सुनकर उन्होंने पीछे देखा। अनंत लैंपों को एक एक करके बुझा रहा था। राय साहब ने हाथ उठाकर कहा, रहने दो। अनंत जाने ही वाला था कि राय साहब ने बुलाया, अनंत मेरा इसराज लेकर आना। फौरन अनंत इसराज लेकर आ गया। राय साहब खिड़की के मुहाने पर ही बैठ गए। इसराज को गोद में रखकर पास ही रखी बोतल की ओर इशारा करके बोले, बनाओ। अनंत ने गिलास में विस्की डाली और बाहर चला गया। राय साहब की उंगलियों ने इसराज के तारों को झुककर छुआ और उनकी उंगलियां एक निश्चित अभ्यास के साथ चलने लगी। गहरे अंधकार में डूबा, उजाड़ गिरने की स्थिति वाले विशाल महल को जैसे संगीत की धुनों ने जगा दिया हो। निताई, अनंत, रहमत, तारा प्रसन्न और भी सभी जो जहाँ थे, जो भी काम कर रहे थे, छिटक कर रुक गए। स्तब्ध अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, सिर झुकाए हुए रंग महल से आती हुई मधुर आवाज सुनने लगे। एक अरसे बाद विशंबर राय अपना प्यारा इसराज जो बजा रहे थे। धुन थी चांद ने डारी कैसी नजरिया। विशंबर राय ने इसराज एक तरफ खिसका दिया। उन्हें ये किसकी परछाई दरवाजे के रास्ते से दिख रही थी। राय ने नशे में डूबी आवाज में पुकारा, चंद्रा, मेरी चंद्रा, आओ मेरे पास आ जाओ। मेरी चंद्रा, देखो हर कोई चला गया, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आओ चंद्रा, आओ। कृष्णाबाई ने कमरे में कदम रखा। एक खूबसूरत सी मुस्कान होठों पर लिए कृष्णा ने झुककर आदर दिखाया और गाने की अगली पंक्ति अपनी मीठी आवाज में गाने लगी। काहे बजावत मोहन बांसुरिया, मनवा मोरो कहत न मानत। राय मुस्कुराए और अपनी संगीतमय वाणी में सुर से सुर मिलाने का प्रयास करने लगे। राय आगे झूमते हुए बोतल खोलने का प्रयास करते हुए बढ़े, परंतु नशे में उनका अपने ऊपर वश न था। कृष्णाबाई ने बोतल लेते हुए कहा, राजा साहब, मुझे तो सेवा का अवसर दीजिए।
राय ने मुस्कुराकर बोतल हाथ से खिसक जाने दी। कृष्णाबाई ने एक गिलास में शराब उड़ेली और राय साहब की तरफ बढ़ाया। इस राज की मधुर आवाज पुनः महल में गूंजने लगी। कृष्णा ने गाना और नाचना शुरू कर दिया। दोनों हाथों को ऊपर उठाए घूमते हुए राय के हाथ से इस राज छूटकर नीचे गिर गया और वे भी जमीन पर गिर पड़े। गिरते गिरते उन्होंने कृष्णा के पैरों को अपनी बाहों में समेटना चाहा। कृष्णाबाई ने गाना बंद कर दिया। नाचते नाचते अपना संतुलन न रख सकी और स्वयं भी राय साहब के बगल में ही फर्श पर गिर गई। नशे में डूबे राय साहब ने स्नेह से डूबी आवाज में पुकारा, चंद्रा, मेरी प्रिया चंद्रा, गाओ, नाचो चंद्रा, मैं गाता हूँ, तुम नाचो चंद्रा। गाने दर गाने एक गिलास के बाद दूसरा गिलास। रात ढलती रही और राय इसी के साथ नशे के आगोश में अधिक डूबने लगे। कृष्णाबाई नाचते नाचते थककर बेहोश हो गई और गिर पड़ी। विशंबर राय झूमते हुए बगल में बैठकर मुस्कुराते हुए बड़बड़ाते बोले, अब तुम आराम करो चंद्रा, और एक तकिया उसके हाथ के और दूसरा सिर के नीचे रख दिया। राय साहब ने आखिरी बची हुई बोतल निकाली और सीधे मुंह में लगा लिया। रात अभी भी जवान थी। तभी गांगुली निवास के घंटाघर ने घंटे बजाए। विशंभर राय को जैसे एक झटका सा लगा। अरे अरे, सुबह के 3 बज गए, मेरे उठने का समय हो चुका। राय साहब खड़े हुए और बरामदे की ओर बढ़े। अनंत, उनकी आवाज जैसे पूरे महल में गूंज उठी। अनंत ऊपर छत पर कालीन बिछाने और हुक्के का इंतजाम करने गया हुआ था। तुरंत भागकर नीचे आया। राय साहब ने कहा, मेरी पगड़ी लाकर बांधो और घुड़सवारी वाली पतलून लेकर आओ। निताई को कहो तूफान पर काठी सजाकर उसे सवारी के लिए तैयार करे, जल्दी करो। अनंत ने अपने मालिक की तरफ आश्चर्य से देखा। राय साहब अपनी मूछें मरोड़ रहे थे। उनका यह आचरण अनंत के लिए नया नहीं था, परंतु एक अरसा हो गया था उसे ये देखे हुए। राय साहब का पुराना रूप जैसे आज वापस आ गया था। अनंत ने विनम्र आवाज में कहा, हजूर आप स्नान कर ले, तब तक मैं निताई को जगाकर सब तैयारी करवाता हूँ। थोड़े ही समय में शक्तिशाली तूफान की हिनहिनाहट सन्नाटे में गूंजने लगी। सुबह होने में भी काफी समय था। आवाज ने सोते हुए तारा प्रसन्न को जगा दिया। वे खिड़की पर आकर बाहर देखने लग गए। आंखें मलते हुए देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि अपनी घुड़सवारी वाली पोशाक में राय साहब तूफान पर चढ़ रहे थे। राय साहब ने हौले से तूफान को एड़ लगाई और तूफान जैसे खुशी के मारे ऊंची छलांगे लगाते हुए देखते ही देखते अंधकार में विलीन हो गया। वे मीलों दौड़ते रहे। खेतों में, मैदानों में तूफान वायु से भी तीव्र गति से दौड़ता रहा। अपनी टापू के पीछे पीछे आसमान को धूल के गुबार से हटाते हुए दौड़ता रहा। तेज ठंडी हवा के झोंकों ने राय साहब की शराब में चढ़े मस्तिष्क को धीरे धीरे शांति प्रदान की। राय साहब सड़क से जब गुजरे तब एक बैलगाड़ी पर सब्जी भाजी ले जाते किसानों का आपसी वार्तालाप उनके कानों में पड़ा। गांगली बाबू यह सब सब्जी खरीद लेते हैं। यह सुनकर राय साहब ने लगाम खींचकर तूफान की गति कम कर दी। किसान आगे कह रहा था, गांगली बाबू को लगान और कर्जे का ब्याज चुकाने के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। परिवार को भोजन भी ठीक से नसीब नहीं होता। दूसरा किसान बोला, राय बहादुर के दिनों की बहुत याद आती है भैया, कभी परेशान नहीं किया। फसल अच्छी ना हो तो लगान लेना तो दूर, खुद हमारी अलग से मदद करते थे। अपने निजी अन्न के भंडार हमारे लिए खोल दिया करते थे, लेकिन सुना है अब उन बेचारों की अपनी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। राय साहब यह सुनकर एकदम हक्के बक्के रह गए। अपने आसपास नजर डाली उन्होंने। कौन सी जगह है ये? इस अंधेरे में ना जाने कहाँ पहुंच गए। फिर पहचान में आ गया, अरे अरे, ये तो कीर्ति हाट है। उनकी फ्री होल्ड स्वामित्व भूमि वाले अनेक गांवों में से एक, जिन्हें वे उधारी के में पहले गांगुली और उसके पिता को गिरवी रखते, फिर कर्ज चुका न पाने के कारण खोते चले गए। उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। किसी ने पहचान लिया तो? लोगों की संवेदनाएं सुनना उन्हें पसंद नहीं। अब यहाँ एक क्षण भी रुकना ठीक नहीं। तूफान को उन्होंने वापस मोड़ा और पहले हल्की चाबुक चलाई और तेज भगाने के लिए जोर जोर से चाबुक मारना शुरू कर दिया। जैसे अपने मालिक का मंतव्य समझ गया हो। पहले से ही थककर चूर तूफान ने अपनी थकान की परवाह न करते हुए जोर से और जोर से प्राणों की बाजी लगाते हुए दौड़ना शुरू किया। अस्तबल तक पहुंचने पर राय साहब ने देखा कि पूर्वी आसमान में सूर्य की लालिमा छा चुकी थी। उन्होंने पुकारा, निताई। राय साहब की सांस तेज चल रही थी, हाँफ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि तूफान पर पड़ी, जो ऐसा लग रहा था कि खड़ा नहीं हो पा रहा है और किसी भी क्षण गिर पड़ेगा। तूफान के मुंह से खून निकल रहा था। राय साहब को अब महसूस हुआ कि लगाम को कितने जोर जोर से खींच रहे थे वे। तूफान के मुंह के किनारे बुरी तरह कट चुके थे। उसके पैर अनियंत्रित होकर तेज तेज कांप रहे थे। अंत में वह खड़ा नहीं हो रह सका
और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तूफान अपना सिर भी ऊपर उठाने में अपने को असमर्थ पा रहा था। राय साहब ने झुककर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। मुंह से आवाज निकाली, गलती हो गई मित्र, मुझे माफ कर दो, उठो मेरे दोस्त। निताई जो राय साहब के पीछे आकर खड़ा हो गया था बोला, हुजूर लगता है आज ज्यादा सवारी हो गई। तूफान थोड़ा आराम करना चाहता है। शायद उसे समझ आ गया था कि तूफान के प्राण अब शायद ही बचेंगे। आवाज सुनकर राय साहब एकदम चौंक गए। घूमकर निताई की तरफ देखा, एकदम झटके से खड़े होकर मुड़े और तेज चलकर महल में प्रवेश कर गए। जब रंग महल से होकर निकले तो देखा हॉल खाली पड़ा था। शराब की खाली बोतलें लुढ़की हुई पड़ी थी, कुछ लैंप अभी भी जल रहे थे। उन्होंने दीवारों पर लटकी अपने पुरखों की तस्वीरों की ओर नजर उठाई। अरे ये क्या, सभी पुरखों की शक्लें बदलकर स्वयं उनकी शक्ल में कैसे परिवर्तित हो गई। विशंबर डरकर पीछे हटे। उन्हीं की शक्लें कैसी नशे में चूर, डरावने चेहरे रंग महल की चारों दीवारों से उन्हें घूर रही थी। क्या उन्हें एक जुनून, एक भ्रम हो रहा है? सिर्फ जुनून जो सिर पर हावी हो गया था, दिमाग पर हावी हो गया था। 7 पुश्तों का जुनून एक जगह इकट्ठा होकर उस हॉल रंग महल में समा चुका है जैसे। राय साहब भय से कुछ कदम पीछे हटे, जैसे कोई प्रेत देख लिया हो। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। डर के मारे चिल्लाए, अनंत अनंत अनंत। अनंत ने मालिक की को कभी ऐसे आवाज में पुकारते नहीं सुना था। भागकर राय साहब के पास पहुंच गया। विशंबर राय जोरों से चिल्लाए, सारे लैंपों को बुझा दो, अभी तुरंत बुझा दो। इस रंग महल को बंद कर दो, हमेशा के लिए बंद कर दो। और एक शब्द नहीं निकला विशंबर राय के मुख से। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे रंग महल के दरवाजों से घोड़े को हंटर मारने जैसी आवाजें निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। विशंबर राय पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े।